ऑल राइट, तो ये बीड मॉडल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में यानी जून 11 2021 आज आया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि द आर्टिकल्स वी आर डिस्कसिंग, तो इसका मोटो क्या है? इसका मोटो ये है कि जो भी न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ देख के इंपॉर्टेंट ना लगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उस चीज़ को इस तरह से डिस्कस करना है कि एक तो कि अभी समझ में आ जाए, और दूसरा क्या है कि एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकें। इफ़ आई डिस्कस 5-7 आर्टिकल्स एवरी डे, तब तो एग्जाम से मेंस के पहले बहुत ज़्यादा आर्टिकल जमा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करना है कि कुछ ऐसा सिलेक्टेड आर्टिकल्स को डिस्कस करना है, उसको याद रखना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे बहुत मतलब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तो इस पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी, जो प्रीलिम्स बूस्टर एक फोल्डर बना हुआ है अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें अगर आप जाएं तो वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प कर सके, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फॉर इंटेलिजेंट गेस। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। बीड मॉडल क्या है? तो बीड बेसिकली महाराष्ट्र में जो विदर्भा रीजन है, जो रेन शैडो जोन में आता है, वेस्टर्न घाट के, जहाँ पे रेन कम होता है, वो एक इलाका है। तो बीड मॉडल के पहले हम लोग देखते हैं कि किस पर्सपेक्टिव में इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें, मैं जूम करता हूँ इसको, आप देख सकें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ओके। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम लोग सब जानते हैं, 2016 में इसको लागू किया गया था, जिसके तहत क्या है कि जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसी तरह से ये क्रॉप इंश्योरेंस है, ठीक है। अलग अलग क्रॉप्स को इंश्योर करना है। क्यों? इंडिया में दो चीजें आपको इसमें समझना है कि एक तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, भले जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 15-16% के आसपास है, बट द पॉपुलेशन विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दे आर अराउंड 45%, ठीक है। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। अब क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो हमारा इंडिया में, वो रेनफेड, बहुत सारे एरियाज में सिर्फ रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, मानसून पे डिपेंडेंट है। और मानसून का इस क्लाइमेट चेंज के टाइम पे, ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पे देख ही रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा रेन हो जाता है, कभी कम रेन होता है। हालांकि पिछले 3 साल से मानसून नॉर्मल है। फिर इसका रीजनल वेरिएशन होता है, अलग अलग एरियाज में जो रेन होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया या कम हो गया, ये सब चीजें, तो इससे क्रॉप फेल हो जाता है। अब क्रॉप फेल हो गया तो किसान पे परेशान हो गया, किसान अपना गाय बेचेगा, बैल बेचेगा, अपना गहना बेचेगा, आत्महत्या करना पड़ जाता है, सुसाइड तक करना पड़ता है। तो इसलिए दिस वाज, मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है ना, इस पर्सपेक्टिव से कि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के फसल को इंश्योर किया जा रहा है कि अगर फसल खराब हो जाता है नेचुरल क्लैमिटीज के वजह से, ठीक है, तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इंश्योरेंस में जानते हैं कि हमें प्रीमियम पे करना होता है, थोड़ा हम जैसे LIC में पे करते हैं, और फिर अगर कुछ होता है तो फिर उससे पैसा वापस मिलता है हमें, जितने का भी हम LIC करवाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में भी वैसे ही होता है, तो फसल में भी वैसे ही है। अब किसान तो पहले ही से परेशान है यार, डीजल खरीद के, पेट्रोल खरीद के, पंप खरीद के, खाद, फर्टिलाइजर सब कुछ खरीद के वैसे ही परेशान है। और इंडिया में 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी दे आर बर्डन्ड, है ना। तो अब कैसे इंश्योरेंस लें? मतलब एक तो पैसा लगेगा, दूसरा इसके लिए अवेयरनेस भी चाहिए, हिम्मत चाहिए, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। सॉरी, लाइट चला गया था। तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, तो कैसे उसको क्रॉस किया जाए, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या करती है कि फार्मर्स को ओनली 1.5 to 2% पे करना होता है। यही कारण है कि इतना पे करना। अब इतना पे क्यों किया जाता है? इतना इसलिए फार्मर्स से लिया जा रहा है ताकि फार्मर्स को भी पता चले यार कि हम इंश्योरेंस में, मेरा भी पार्टिसिपेशन है, एकदम डिग्निफाइड वे में। फ्री फंड में सब चीज नहीं देना चाहिए, फ्री में देने से डिग्निटी कम हो जाती है, ठीक है। एक तो रीजन ये है, और दूसरा क्या है कि उसका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है बाकी अमाउंट पे करती है, ठीक है। ये सब चल रहा था, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। पहले क्या था कि कुछ किसान, ठीक है, पहले 2020 के पहले तक जो ये मतलब ऑप्शन नहीं था, कुछ किसान जो पहले से लोन लिए हुए हैं उनके लिए ये कंपलसरी था, और जिनके पे लोन नहीं है उनके लिए कंपलसरी नहीं था। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो आप सोचो कि लोन कौन सा किसान लेगा जिसके पास खुद का कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, जो डिस्ट्रेस में है, ठीक है। उनके लिए कंपलसरी बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि यार तो आप तो पहले से परेशान हो, अब अगर कुछ होगा तो ज्यादा परेशान हो जाओगे, तो एक काम करो, ये इंश्योरेंस स्कीम लो और इसके तहत काम करो, ताकि आगे अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको झेल सको। पर जिसके पे लोन नहीं है, मतलब कि रिलेटिवली थोड़ा सा वो ठीक ठाक है, तो उसके लिए कंपल्सन इसको नहीं बनाया गया, ठीक है।
तो ये फेज वाइज एक तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा था। अब क्या है कि 2020 के बाद से सभी के लिए ऑप्शनल कर दिया गया है, ठीक है, ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर। तो प्रीलिम से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑप्शनल है या कंपल्सन है, तो आप ऐसे भी इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो कि अगर आपके यहाँ खेती होती है, आपके घर में खेती होती है, आपके कोई गांव में खेती करते हैं, तो क्या वो इंश्योरेंस, अरे यार, तो क्या वो इंश्योरेंस लेते हैं? क्या आपके नज़र में ऐसा कुछ है? नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है। अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि देखिए, इस डेटा को आप याद रखिएगा कि अभी तक 20,000 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 90 करोड़ याद रखने का जरूरत नहीं, 20,000 करोड़ आप याद रखो, इतना का क्लेम किया गया है। मतलब समझो 20,000 करोड़ का क्लेम करके वापस पैसा लिया गया है किसानों के द्वारा। मतलब एक तरह से देश में जो किसान है उनके पास 20,000 करोड़ रुपए गए। सोचिए अगर ये इंश्योरेंस स्कीम नहीं होता तो क्या ये पैसा जाता? नहीं जाता, ठीक है। कितने किसानों ने लिया है? 184.9 लाख, यानी 185 लाख किसानों ने ये पैसा लिया है। तो ये बहुत बेहतरीन स्कीम है, ठीक है। वो अलग बात है कि इसका सक्सेस रेट क्या है, लेकिन इंटेंशन तो इतना जबरदस्त है कि मतलब पूछिए ही मत, ठीक है। अब लेकिन इशूज इसमें क्या है? तो इशू क्या है कि आप क्लेम करते हो, ठीक है, और आपको डिले करता है इंश्योरेंस कंपनी जो है, क्योंकि वो तो भाई प्राइवेट कंपनी है, उसको फायदा चाहिए, ठीक है, तो वो प्रॉफिट पे काम करेगा, वो डिले करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से भी डिले होता है, किसान खुद इतना अवेयर नहीं होता है, 4 ऑफिस के धक्के खाओ, समझ में नहीं आता है कहाँ क्या करना है। तो ये चीजें फिर टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के साथ ठीक होगी, ठीक है। तो पहला तो कि डिले होता है कि जो भी क्लेम किया गया तो उसको टाइम से नहीं दिया जाता है। दूसरा जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लोकलाइज्ड वेदर इवेंट, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीलिम्स बूस्टर वाले फोल्डर में एक है माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, 2-3 मिनट का वीडियो है, लोकलाइज्ड वेदर इवेंट, ठीक। तो ये मतलब अलग अलग रीजंस में अलग अलग वेदर की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम जब होता है तो जब कंपनी अगर असेस कर रही है, तो मान लीजिए कि वो कोई कंपनी है, किसी ने वो मतलब 100 किलोमीटर के एरिया का पूरा इंश्योरेंस का वो टेंडर लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 100 किलोमीटर में हर जगह वेदर एक साथ तो नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज होगा। अब चेंज होगा तो अब कंपनी तो बोले कि यार यहाँ तो कोई नेचुरल इशू ही नहीं रहा, लेकिन कुछ एरिया में क्या है कि कोई तो अलग से इशू आ गया, ठीक है, वहां पे बारिश ही कम हुई, बाकी सब एरिया में अच्छे से बारिश हो गई, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा कि आपके बगल वाले गाँव में बारिश हो जाती है, आपके यहाँ नहीं होती है। खासकर आज जब क्लाइमेट चेंज पे इतना हम लोग बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे नहीं जाना है कि ग्लोबल वार्मिंग कहां हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग यहीं हो रही है, अपने ही अर्थ पे, अपने ही प्लैनेट पे हो रही है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड वेदर इवेंट्स होता है। इसके अलावा क्या है, कंपनी का अपना प्रॉफिटिंग, और कंपनी का जो भी उनके जो आदमी होते हैं और जो इस पूरे चेन में जो इन्वॉल्व होता है, तो उन सबका अपना प्रॉफिटिंग का मोटिव होता है। तो वो इशू हो जा रहा है, ठीक है। इसी का एग्जांपल दिया गया कि महाराष्ट्र मॉनसून डिपेंडेंट है। विदर्भा रीजन हम लोग जानते हैं कि शुगर केन का खेती होता है, कॉटन का खेती होता है, जो कि वाटर इंटेंसिव और एग्रो क्लाइमेटिक जोन वहां का इस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी इस तरह का खेती होता है। तो किसान हम जानते हैं कि विदर्भा रीजन से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और सुसाइड का केस वहां से हमेशा आते रहता है। तो महाराष्ट्र में मॉनसून डिपेंडेंट स्कीम सून टर्न आउट टू बी नॉन प्रॉफिटेबल। क्यों नॉन प्रॉफिटेबल? क्योंकि मॉनसून डिपेंडेंट है, तो क्रॉप फेल हो जाता है, तो अब कंपनी को पे करना पड़ता है। कंपनी को परेशानी यार कि यार बार बार पे करना पड़ता है। अगर यहाँ पे चार्ट पे आप देखिए तो प्रीमियम 5,800 करोड़ कलेक्ट हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखिए 4,925 करोड़ कलेक्ट हुआ 2019-20 में, और 5,500 करोड़ रुपया पे कर दिया गया है। ज्यादा हो गया, मतलब कंपनी को इतना पैसा मिला और ये ज्यादा हो रहा है, तो कंपनी क्यों ये काम करेगी, ठीक है। तो यही एग्जैक्टली हुआ, महाराष्ट्र में टेंडर ही नहीं ले रहा था उस इलाके के लिए कोई। तो भाई अब सरकार परेशान, स्टेट गवर्नमेंट परेशान, तो कैसे इस चीज को डील किया जाए? तो यही बात किया गया, बीड मॉडल एक लेके आया गया, ठीक है। बीड मॉडल में क्या बोला गया कि जो भी है उसका 110% कवर किया जाएगा, ठीक है। बीड मॉडल यहां पे देखिए, located in the drought prone Marathwada region, the district of Beed present a challenge for any insurance company. Farmer here have repeatedly lost crop either to failure of rain or to heavy rains. Given the high payout, insurance companies have sustained losses. The state government had a difficult time getting bids for tender to implement the scheme in Beed. ठीक है, तो कोई बिड ही नहीं आया, बीड एंड बिड, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि देखिए कंपनी को 110% पे करना है। कितना कवर करना है कंपनी को? 110%, मतलब 100 रुपए का अगर आपने प्रीमियम पे किया है, 100 रुपए का इंश्योरेंस कराया, तो आपको 110 रुपए मिलेगा। सबसे पहला तो ये। दूसरा क्या बोला गया
कि भाई अगर लॉस होता है, ठीक है, तो लॉस होता है तो जो भी पे कर रही है, ठीक है, कंपनी पे कर रही है, यहाँ पे जो 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 ज़्यादा पे करना पड़ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, या गवर्नमेंट पे करेगी। अब वो गवर्नमेंट कैसे पे करेगी, तो ब्रिज अमाउंट जो है, इसको ब्रिज अमाउंट बोला गया है, ब्रिज अकाउंट बना दिया जाएगा, उससे कंपनी को पे किया जाएगा। लेकिन सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो ऐसा करेंगे कि कॉर्पस फंड बनाएंगे, ठीक है। जब in a normal season where farmer reports minimal losses, the state government is expected to get back money that can form a corpus to fund the scheme for the following years। ठीक है, जब नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा, उसी पैसा को हर साल 2-3 साल बचा के रखेंगे, किसी चौथे साल अगर कोई इशू हो गया तो उसी पैसे को फिर देने में इस्तेमाल कर देंगे। तो ब्रिज अमाउंट रखेंगे और कॉर्पस फंड बनाएंगे। ब्रिज अमाउंट बैड सीजन में काम आएगा, कॉर्पस फंड गुड सीजन में काम आएगा, ठीक है। अब इसका फार्मर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली तो कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है, फार्मर्स को पहले भी इंश्योरेंस मिल रहा था, अभी भी इंश्योरेंस मिल रहा है। इंपैक्ट इसका गवर्नमेंट एक्सचेकर पर पड़ रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे। तो इसी सिलसिले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बीड मॉडल जो है, इस PMFBY के तहत बीड मॉडल को पूरे महाराष्ट्र में एक्सपैंड किया जाए सॉरी। तो ये था पूरा बीड मॉडल। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे बीड मॉडल का, बीड मॉडल का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे, बीड मॉडल का गवर्नेंस में पेपर 2 में इस्तेमाल करेंगे भाई, कि इस तरह से मॉडल को रेप्लिकेट किया जा सकता है, ठीक है। बीड मॉडल का और कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जब जहां पे वन साइज फिट ऑल वाला चीज नहीं फिट हो रहा है, कहीं पे ऐसा बताना है कि लोकलाइज्ड एरिया का लोकलाइज्ड प्रॉब्लम होता है, उसके लिए स्पेशल मॉडल चाहिए, तो बीड मॉडल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस मॉडल को इस्तेमाल किया जा सकता है पेपर 3 में भी और पेपर 2 में भी। और बाकी जो डिस्कशन है उससे तो एक पर्सपेक्टिव बना ही, तो कभी ऐसे भी कुछ फार्मर डिस्ट्रेस को लेकर कुछ लिखना हो तो उसमें इन सब चीजों को लिख सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस को लेके, और फिर ब्रैकेट में बीड मॉडल लिख दीजिए कि बीड मॉडल कैन बी अ गुड इनिशिएटिव, ठीक है। इसको टेलर मेड बना के हर एरिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है अपने अपने इलाके के नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये था बीड मॉडल। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।